Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study independence of judiciary. Independence of judiciary means that judge should be independent of the other two organs, the legislature and the executive, so as to administer justice with impartiality and according to the law. For this purpose, it is necessary that appointment and tenure of the judges should not depend upon the pleasure of the other organs. अब जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब है कि जब जो जो जुडिशरी है वो फ़ैसले ले तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना ले, ठीक है। वो बिल्कुल आज़ादाना तरीके से और बिल्कुल जो है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए जब जुडिशरी फ़ैसले लेती है, डिसीजन लेती है, तो इट्स मीन दैट द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। और अदरवाइज़ अगर जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर का या एग्जेक्टिव का किसी किस्म का इन्फ्लुएंस होता है, तो उस सूरत में जो जुडिशरी है वो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। नेसेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब इसकी नेसेसिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग एंड इम्पार्शियल ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है, कि जो मुलजिम अदालत में आए उसका जो ट्रायल है वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, ठीक है। जज ये ना हो कि पैसे देकर या अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी बुनियाद पर या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई गलत डिसीजन दे, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से बचने के लिए जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसको नेसेसरी समझा जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। इसी सूरत में जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, उनकी लिबर्टी है, वो प्रोटेक्ट हो सकती है। Secondly, it has to try state officials for offences committed by them in the course of performing their public duties. An independent judiciary can protect individual liberty and rights from the official infringements. Thirdly, the independence of the judiciary is essential for the protection of constitution and law against the encroachment by the government or the private individuals. This is particularly true of the federal constitution, which has to be preserved from the encroachment by the federal or the unit government. अब सेकंड चीज़ इसमें ये है कि जो जुडिशरी है ऑब्वियसली उसको ट्रायल करना होता है पब्लिक ऑफिशियल्स का भी, ठीक है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, अक्सर उनका भी ट्रायल करना होता है। तो अगर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, इनके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री होगी, तो तब जो है वो डिसीजंस को ठीक तरीके से ले सकती है। और उसके अलावा ये कि जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन होती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे रूल्स एंड लॉज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट जुडिशरी करती है। तो अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करे, ठीक है, आइन को तोड़ने की कोशिश करे, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की कोशिश करे, तो उस पर ताकि जो जुडिशरी है उसकी पावर्स को वहीं पे लिमिट कर दे, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप हमारे कंट्री की एग्जांपल लें, तो हमारे कंट्री में स्टार्ट में तो जो है जितने भी जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है। तो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती तो जुडिशरी जो है वो इस चीज़ के लिए उन लोगों को पनिश करती। तो अगर जुडिशरी उनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकती या उन्हें पनिश नहीं कर सकती, तो इट्स मीन दैट जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है जुडिशरी, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो। तो अब क्वेश्चन ये है दैट हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिक्योर्ड, उसे सिक्योर कैसे किया जाता है? तो उसके लिए फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन अ लार्ज मेजर टुवर्ड्स सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फर्स्ट इज़ मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। पहली चीज़ है जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे हो। Experience of the past centuries has shown that the independence of the judges is greatly determined by the way they are appointed. अब ये इस चीज़ से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है उन्हें कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। 3 different methods are used in different countries for the appointment of judges. They are कुछ कंट्रीज़ में होता है इलेक्शन बाय द पीपल, कुछ कंट्रीज़ में होता है इलेक्शन बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर उनको इलेक्ट करती है, कुछ में लोग इलेक्ट करते हैं, और कुछ में जो डायरेक्ट एग्जेक्टिव है वो उन्हें अपॉइंट करती है।
तो अब इलेक्शन बाय द पीपल किस तरह से होती है? इन सम स्टेट्स जस्ट लाइक यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, द जजेस आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स को लोग इलेक्ट करते हैं। दिस मेथड वॉज द फर्स्ट यूज इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस owing to the strong influence of the theory of separation of powers in that country. This method is however very defective. It corrupts the fountain of the justice at its very source. The elected judges are necessary under the influence of the voters and parties which have elected them. अब इसका नुकसान क्या होता है कि जो इलेक्टेड जजेस होते हैं वो जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके और जो पब्लिक है उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। ठीक है, जो उनको वोट देते हैं। दे कैन नॉट बी इम्पार्शियल, ऑनेस्ट, डिग्निफाइड एंड इंडिपेंडेंट। देयर जजमेंट्स आर प्रिजुडाइज्ड। एन इलेक्टेड जज इज़ partisan and a partisan judge cannot defend the rights and the liberties of the individual. partisan का मतलब ये है कि he belongs to some party। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो राइट्स को उस तरह से सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। द डिज़ायर ऑफ द कोर्ट, पॉपुलैरिटी इज टेम्पटेशन, few will be able to resist when their re-election is dependent on their popularity. In short, the elected judges are more politicians than the judges. अब सिंपल ये है कि अगर आप उनको इलेक्ट करते हैं तो जजेस होने से ज़्यादा पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। सेकेंड इज़ इलेक्शन बाय द लेजिस्लेचर। अब इस मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज़ नो बेटर देन द मेथड ऑफ पॉपुलर इलेक्शन फॉर सेज लास्की ने इसके बारे में क्या कहा? If the choice is to be made on the grounds of the legal fitness, the average member of the legislature has no special qualification for judging, and he is therefore likely to be swayed by political considerations irrelevant to the problem. The legislature tends to elect politicians to judicial offices rather than the judges. A legislature is an arena of the party politics, and the judges are elected on the party grounds. Such party election encourages a type of the judge who is far removed from the ideal of the fairness and reasonableness which judicial decision demands. अब अगर लेजिस्लेचर उन्हें इलेक्ट करती है तो इस सूरत में क्या होगा कि लेजिस्लेचर तो खुद वो पार्टी पॉलिटिक्स की बेस पर आती है। ठीक है, लेजिस्लेचर काम ही पार्टी पॉलिटिक्स की बेस पर करती है। तो उस सूरत में भी जो जजेस हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो लेजिस्लेचर्स के लोग होते हैं, अक्सर जो हमारे एमएनएस होते हैं, वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते कि वो जज कर सके कौन ठीक है, कौन जज जो है वो ठीक है या कौन नहीं ठीक, या फिर मेरिट की बेस पर वो फैसला नहीं कर सकते। अगर वो फैसला करेंगे किसी को इलेक्ट करने का तो वो फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स की बेस पर करेंगे। तो ये इसका एक ड्रॉबैक आ जाता है। उसके बाद आ जाता है अपॉइंटमेंट बाय द एग्जेक्टिव। अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन ऑफ द जजेस बाय द एग्जेक्टिव, दैट इज़ बाय द मिनिस्टर इन चार्ज। ठीक है, अब मिनिस्टर्स जो हैं वो उनका इलेक्शन करें। तो कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो एग्जेक्टिव करती है। जस्ट लाइक जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे अपॉइंट द जजेस। इट इज़ क्लेम्ड दैट executive is the most appropriate agency to judge the capacity and qualification of the candidates to a judicial post. Experience has also shown that this method is greatly free from the party bias in the choice of judges, yet it is not free from all the defects. Simple nomination, says Lasky, as in England by the Lord Chancellor, is not, I think, an adequate system. It leaves the door too wide open for the measurement of fitness in terms of political eminence rather than the judicial quality. However, the method of the appointment can be improved by the certain safeguards. अब इसमें भी अगर हम देखें तो जो मिनिस्टर है अगर वो अपॉइंट करेगा तो मिनिस्टर भी पार्टीजन होता है, तो इसके अंदर भी पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है। अब कौन से सेफगार्ड्स अगर मिनिस्टर को प्रोवाइड करें तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, जजेस को सॉरी। सबसे पहले लॉन्ग टेन्योर ऑफ द ऑफिस। जजेस आर अपॉइंटेड आइदर फॉर अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म ऑफ द ऑफिस। Experience has shown that a short tenure is unwise and defective. It destroys the independence of judges, inclines him towards the corrupt ways as bribery, so as to enrich himself during his short term of office. अक्सर इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, जो टेन्योर होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है, तो इसमें करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। It makes him more subservient to the executive which appointed him.
और दूसरी बात ये कि उससे जो एग्जेक्टिव है वो अपॉइंट करती है, तो उसके ये इन्फ्लुएंस में रहता है. सच अ जज विल डू नॉट विल डू नो जस्टिस. A long tenure frees the judge from the such temptation. It makes him free and independent. In modern times, judges are therefore appointed for long terms or lifelong tenures. They hold office during the good behavior. Once appointed, a judge should obviously hold the office during his good behavior. Otherwise, he cannot acquire that habit of independence and inherent in his position. अब ये है कि कुछ कंट्रीज़ में जो जजेस का टेन्योर है वो लॉन्ग कर दिया है. इससे ये होगा कि जो वो मिनिस्टर्स हैं उनके रेमो करम पर नहीं रहते कि वो जब चाहें उन्हें अपॉइंट कर दें और जब चाहे उन्हें निकाल दें. तो एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो फिक्स कर दी गई है. एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज यूजुअली फिक्स्ड एट 60 to 65 ईयर्स एज इन पाकिस्तान एंड इवन लॉन्गर एज इन यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए. अब इसकी रिटायरमेंट से ये होगा कि जॉब जो है उनकी सिक्योर हो जाती है. जब जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसके बाद जो करप्शन के या किसी के इन्फ्लुएंस में आने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उससे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है. नेक्स्ट इज़ promotion and security of the office. The principle of the independence of judiciary further requires that a judge once appointed should feel secure in his office as regards its tenure and promotion. In the judicial department, however, promotion cannot go by seniority alone because inefficient judges would then be promoted to the important positions. Nevertheless, an able judge should feel that his chances of the promotion will not be dimmed by a clever colleague who knows how to pull political wires at the right time and the place. Hence, neither the promotion nor the removal of the judges should depend upon the player of executive. They must be decided by the principle of good behavior. Then only be able and efficient judges will be promoted and corrupt and inefficient ones removed from the office. Good behavior should be judged by an impartial body like the legislature. This method is followed in the England, Pakistan, and India. In England, a judge is dismissed from the office only when the two houses of the parliament by a joint address request the queen to remove him on the grounds of corruption and और मॉरल एटीट्यूड. अगर तो वो करप्ट केसेस में इन्वॉल्व होता है तो फिर तो उसे रिमूव करना, अगर उसका जो करेक्टर है वो ठीक नहीं है, बिहेवियर गुड नहीं है, उस सूरत में उसे ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है. अदरवाइज़ अगर उसका जो बिहेवियर है वो ठीक है, वो ऑनेस्टी से काम कर रहा है और एफिशिएंटली काम कर रहा है, केसेस को ठीक तरह से डिसाइड कर रहा है, तो इस सूरत में उसे अगर प्रमोशन दी जाए और उसकी जो सिक्योरिटी जो ऑफिस है उसे सिक्योर किया जाए तो जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है. उसके बाद है फिक्स्ड एंड एडिक्वेट सैलरी. Another condition which makes for freedom and independence of the judiciary is an adequate and fixed salary. आप उससे उन्हें मुनासिब और फिक्स सैलरी दें, which makes a judge feel secure, independent and fearless in the performance of his duties. A low-paid judge is inclined to be corrupt. He endeavors to supplement his meager salary with the bribery. अगर ऑब्वियसली अगर सैलरीज कम होंगी तो जो जजेस हैं वो ब्राइबरीज की तरफ जाएंगे और जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस होगी. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस प्रीसपोजेस एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द लॉ. Law is the technical subject. Only such persons who have studied it carefully can properly understand its technicalities. The judges, therefore, must be professional experts who can determine legal rights and duties in the particular cases with the knowledge and the skills. Hence, only men of the legal and forensic qualification should be appointed as judges. A judge, however, must possess not only the qualities of head but also of the heart. He must be a man reputed for his impartiality and independent views. He must be honest and profoundly learned in law. In early Islam, the moral and intellectual qualities of a man were essential prerequisites for judicial appointment. In present times, the qualified judges are sometimes chosen from among the practicing lawyer and advocates. अगर जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है वो ठीक हो, उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हों, जो लॉयर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड हों, वो सारे कवानीन जानते हों और उनके जो डिसीजंस किस तरह से लेने हैं हर चीज़ का नॉलेज उनके पास हो, इस बेस पर अगर जो जजेस हैं उनको उनको अपॉइंट करना चाहिए. उसके बाद या मेरिट बेस पर अपॉइंट करना चाहिए.
Then the last point is separation of judiciary. One of the merits of the theory of separation of power is that it emphasizes the separation of judiciary from other two organs of the state, especially from the executive. The same person should not be a judge as well as a prosecutor. If so, there will be a miscarriage of the justice. The prosecutor, being also the judge, will necessarily punish the accused. This has been the experience of the British rule in Indo-Pakistan subcontinent, where the deputy commissioners act both as जुडिशियल एंड एग्जेक्टिव ऑफिसर. अब जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जैसे जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, डिप्टी कमिश्नर जैसे सब कॉन्टिनेंट में ये एक्सपीरियंस किया गया था. या उसके अलावा अगर आप पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो उनका काम जो लॉ को वायलेट करता है उसको अरेस्ट करने, अगर वो केसेस को डिसाइड करने लग जाएं, तो ये चीज़ अगर वो कवानीन अपने हाथ में लेंगे तो इससे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो इन्फ्लुएंस होगी. तो जुडिशरी का जो फंक्शंस हैं उनको दूसरे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या प्रोसिक्यूटर्स हैं गवर्नमेंट के या जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बिल्कुल सेपरेट करके रखना चाहिए. तो ये फीचर्स अगर किसी जुडिशरी के अंदर हों तो हम कह सकते हैं कि द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट.